Hi, in this video we will discuss the commodities as a vehicle of the alternative investment. तो बेसिकली commodities का इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि commodities में यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली कि आप फिजिकली commodities परचेज करके रख लें. बट इन केस ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट commodities में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता थ्रू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है. अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, यू नो दिस वेरी वेल, यू विल रीड इट इन डेरिवेटिव इफ़ यू डोंट नो. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आई गिव यू सम ब्रीफ एग्जांपल. लाइक आप किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं कि लाइक आज आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी से कि आई विल परचेज दैट थिंग इन फ्यूचर एट एक्स पर लाइक 100 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट कि आप आज कांटेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को परचेज या सेल करने का. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की मार्केट में प्राइस ज़्यादा है या कम है तो आपको उसी हिसाब से आपको परचेज या सेल करना पड़ेगा. उसका डिफरेंस है वो आपकी रिटर्न या लॉस होगा. दिस इज़ सम यू नो वेरी बेसिक एग्जांपल. तो कमोडिटीज़ में आप या तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं. तो आई विल रीड द डेफिनेशन फ्रॉम हियर देन आई विल कंटिन्यू डिस्कसिंग. तो बेसिकली द कमोडिटीज आर द टाइप ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल प्रोडक्ट सच एज द मिनरल्स. यहाँ पे आप फिजिकल प्रोडक्ट में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर फ्रॉम द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो आप मिनरल्स में कर सकते हैं और कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें कर सकते हैं. तो बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आपका जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है इसे करने के पीछे बेसिक रीज़न क्या है. इसका बेसिक रीज़न है कि आप यू वांट हेज फ्रॉम द इन्फ्लेशन कि यू नो कि इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर आप उससे हेज चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप. तो इन्वेस्टमेंट इन द कमोडिटीज इज़ द बेस्ट सोर्स टू यू नो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फ्लेशन. तो आप इन्वेस्ट करो कमोडिटीज़ में. तो उसके साथ अगर आपका यू नो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कमोडिटीज़ का भी प्राइस इंक्रीज होगा. तो डेट विल गिव यू यू नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन. अपार्ट फ्रॉम डेट आई ऑल्सो गिव यू सम रिटर्न्स. लाइक अगर आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टिम्बर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो देर विल जनरेट द कैश फ्लोज. तो कमोडिटीज़ में भी ओन डायरेक्टली, अगर आप कमोडिटीज़ को डायरेक्टली ओन कर सकते हैं. इसके अलावा ये कमोडिटीज़ फ्यूचर के द्वारा भी परचेज की जा सकती हैं. कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेंगे, आपको उसके डिफरेंस का आपको एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सेटल हो जाएगा. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो बेसिकली रिक्वायर सम कोलाटरल. बिकॉज अब आपने आज तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल को आप कहें कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करता कुछ, कि मैं अगर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर आपको एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो रहा है तो आप तो कहेंगे बाय बाय टाटा. बट आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप स्टॉक मार्केट से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक कोलाटरल लाइक यू हैव टू डिपॉजिट सम मनी और देयर मे बी द सम शेयर्स योर इन्वेस्टमेंट इन द सेम अकाउंट जिस अकाउंट से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे थे. दैट इज़ द टाइप ऑफ द कोलाटरल. तो आपको देना होगा यहाँ पे आपके ब्रोकर को जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज में आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है. तो उस कोलाटरल के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, बेसिक थिंग. तो हम उसे कोलाटरल पे तो वी विल रीड इट हियर फ्रॉम द फ्यूचर्स वी विल रिक्वायर टू पोस्ट सम कोलाटरल. आपको कुछ कोलाटरल देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बाई और सेल. आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है, सेल करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजीज. तो दिस कोलाटरल इज टाइपिकली द कैश और द कैश इक्विवेलेंट. या तो आप कैश देंगे या कैश का कोई इक्विवेलेंट देंगे या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ब्रोकर के साथ. तो आप उस पे जो भी कोलाटरल पे इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपकी कोलाटरल यील्ड हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होता है सभी पार्टिसिपेंट के लिए. वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यील्ड इन द कमोडिटीज़. बट बेसिकली आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन कि कमोडिटीज़ में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द एज ए फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. ओके. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रिटर्न्स in case of the commodities. So first one is the raw yield. So we will first read the definition, then I will explain this to you. The term raw yield refer to the difference between the commodities spot price, okay,
and the price specified by the its future contract or the difference between the two futures contract at the expiration date। क्या कुछ समझ नहीं आया मुझे? ओके, तो बेसिकली रोल यील्ड क्या होता है कि कमोडिटीज़ का, देखो कि आपकी कोई भी कमोडिटीज़ है, अगर उसका प्राइस आज, कमोडिटी का नहीं, हम कमोडिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात करते हैं कि कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज 100 रुपये का चल रहा है, ओके, एज ऑन टुडे, तो वो उसका स्पॉट प्राइस हो गया, ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया किसी भी कमोडिटी का। इसके अलावा उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया, और जो फ्यूचर प्राइस है इसका, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, वो इसका प्राइस यहाँ पे 115 रुपये यहाँ पे कोट कर रहा है आपका स्टॉक एक्सचेंज की, आपके 115 रुपये प्राइस होगा कमोडिटी का। तो आपको यहाँ पे अब अपनी रोल यील्ड देखनी है, तो आप कैसे देखेंगे? आप ये मानेंगे आपके 100 रुपये हैं आपके पास आज, और यहाँ पे अब आपको एक डिस्काउंट रेट वी विल डू इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है कि अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर हम देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम 10% ले रहे हैं, तो हमारा जो ये आप फॉर एज्यूम 1 ईयर का है, इंडिया में 1 ईयर के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि ये एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि आपके 100 रुपये आपके फ्यूचर में जाके, अगर 1 साल की बात करें तो 100 इंटू, ओके दिस इज ओके, आई हैव टू डू समथिंग, ओके, ये आपका 100 रुपीज़ है, अगर 1 साल बाद इनकी वैल्यू क्या होगी, 110 रुपये होगी, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर इस चीज़ को सर्च आउट करें तो 110 रुपये ये हो जाएंगे, ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग सो गुड, ओके, 110 रुपये हो गए, बट आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है कि 115, यानी कि ये कह रहा है कि आप एक चीज़ को 115 रुपये में सेल कर सकते हैं, जिसका कि फ्यूचर में आपके हिसाब से प्राइस 110 होगा। तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज़ को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे उसका, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल बाद यू विल परचेज दैट थिंग फ्रॉम द मार्केट एट 110 एंड यू विल सेल दैट थिंग एट 115। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ टू कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू विथ द देयर मे बी द कन्वेंस यील्ड, वी विल डिस्कस सम अदर पार्ट ऑफ द करिकुलम दिस थिंग, बट हियर इज द सम बेसिक आइडिया कि रोल यील्ड होता क्या है, ओके। कि ये एक डिफरेंस होता है कि एक आर्बिट्रेज पोजीशन होती है, दैट इज़ योर रोल यील्ड, एंड नाउ वी विल डिस्कस द कोलाटरल यील्ड, कि बेसिकली कोलाटरल यील्ड होता क्या है कि एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द डेफिनेशन पार्ट कि आपको एक सिक्योरिटी के कोलाटरल देना होगा, तो आपको एक कोलाटरल पोस्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर जो आपकी यील्ड होगी वो आपकी कोलाटरल यील्ड होगी। इसके अलावा अगर आपके प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशंस होती है, उसके वजह से आपको कोई रिटर्न जनरेट होती है, तो वो भी आपकी चेंज इन स्पॉट प्राइस के रूप में एक रिटर्न होगी, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दिस इज लाइक फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेज फंड, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्राइवेट इक्विटी, एंड देन कमोडिटीज एंड अदर पार्ट्स रियल इस्टेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ वी आर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मीनिंग वही होता है जो आप समझ रहे हैं, लाइक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी भी डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये टाइप ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी भी पब्लिकली एसेट्स में, जैसे कि आप किसी स्कूल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, रोड्स कर रहे हैं, तो ये आपके टाइप ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, ओके। तो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट कैटेगरीज टाइप ऑफ द एसेट्स की, एसेट्स के हिसाब से हम उन्हें कर सकते हैं कि कौन सी एसेट्स है। द फर्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक एसेट्स और द सोशल एसेट्स। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एसेट्स क्या होगी, सोशल एसेट्स क्या होगी, एज पर गिवन बाय द CFA इंस्टीट्यूट की आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स है, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, ये आपकी
ट्रांस इकोनॉमिक एसेट्स है, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज टाइप ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और ये आपका ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स में आएगा। उसके अलावा यूटिलिटी हो गया, कोई भी सोलर प्लांट हो गया पब्लिक के लिए, और वाटर ट्रीटमेंट हो गया। तो ऑल दीज आर योर टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एसेट्स। उसके अलावा सोशल एसेट्स है जो कि आपकी पब्लिक वेलफेयर एसेट्स हो गई, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए। उसके बाद स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, देयर में भी द क्वेश्चन। ओके, अगर ब्राउन फील्ड में आप कर रहे हैं तो आप एक एग्जिस्टिंग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से पहले से काम कर रहा है और आप उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। बट अगर आप किसी भी फ्रॉम द स्क्रैच कोई इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि आपको एग्जांपल दे दिया कोई कि आपको वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। ग्रीन फील्ड का बेसिकली रिमेंबर कि अगर आप किसी भी ग्रीन लैंड है, आप उसके ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, दिस इज़ लाइक मेमोराइजेशन टेक्निक कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वन मोर डिफरेंस हियर इज कि जो आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक अच्छा रिटर्न्स देता है, क्योंकि वो पहले से ही एस्टाब्लिश है, यहाँ पे प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज है। बट अगर हम बात करते हैं आपके यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पे आपका है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये अभी एस्टाब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे एक रिटर्न है जो इसकी वो अभी से श्योर नहीं है आपकी कितनी रिटर्न देगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात करते हैं तो हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी भी प्रोजेक्ट में अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा अगर हम किसी चीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन रिस्क और द लिक्विडिटी रिस्क भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हम एक ही जगह अपने मनी को इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके यहाँ पे आ सकते हैं कि आपके कोई भी पब्लिकली ट्रेडेड शेयर है, कि कोई भी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है एंड यू फाउंड कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज करके, तो डेट इज़ टाइप ऑफ योर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड ETF आप परचेज कर रहे हैं तो डेट इज़ टाइप ऑफ योर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू मैनेज योर रिस्क इन द हेज फंड्स। तो basically there are the more risk in the hedge fund if we talked about as comparison from the our traditional investment। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द हेज फंड कि आप किसी भी व्हीकल में इन्वेस्टमेंट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक आप प्राइवेट इक्विटी में कर रहे हैं, हेज फंड में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, या किसी भी और टाइप का जो भी आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे पहले आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए कि आपको हेज फंड के बारे में स्टडीज़ करनी चाहिए कि हाउ हैज़ फंड परफॉर्म इन द लास्ट ईयर और उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, और जो आप उन्होंने पास्ट रिकॉर्ड पोस्ट कर रखा है लाइक पब्लिकली, आप उस पर कितने रिलायबल हैं कि उनमें कोई बैकफिल बायस तो नहीं है, क्या फिर कोई सर्वाइवलशिप बायस तो नहीं है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा आपको जो भी रिस्क है आपको मैनेज करने के लिए उसके जो भी आपके एसेट्स हैं और उसके पास जो भी देयर आर द सम लाइबिलिटीज ऑफ द मैनेज हेज फंड्स और द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बट स्टिल यू हैव टू सी, आपको देखना होगा उन्हें कि कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, और इसके अलावा कि ट्रांसपेरेंसी क्या है आपके हेज फंड की। तो यू हैव टू चेक इट आउट कि आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का कोई भी व्हीकल है उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखना है, उसकी रिटर्न्स को देखना है, और आप उसकी रिटर्न्स पे कितने रिलायबल हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी। तो दिस इज़ टाइप ऑफ द सम बेसिक ओवरव्यू ऑफ द हेज फंड। एंड नाउ in the next video
we will discuss about the questions and answers. So I hope so you liked the entire alternative investment. If you like it, don't forget to subscribe and join us on Instagram, FinLearners. I hope so you are doing well, and now you will rock with the help of these videos. Okay.